सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते से काफी डेवलपमेंट इधर हुए हैं, लेकिन मैं बड़ा इंट्रिग्ड हूं इस बात को सुन के कि भाई एक तरफ आरएसएस के प्रमुख ये कहते हैं कि ये तो बच्चे एंटी नेशनल नहीं है, जेनजी एंटी नेशनल नहीं है, और उसी संगठन के तीसरे नंबर के नेता अतुल लिमय जी कहते हैं ये तो इंटरनेशनल लोग हैं। तो ये द्वैत क्यों, ये विरोधाभास क्यों है सर? नहीं, आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी बच्चों से बात कर रहे थे तो कोई बच्चा ही वहां पर जिसको आप बोलते हैं जन जी का बात कर रहा था अपनी भाषा में, और उसी भाषा में उन्होंने उनका जवाब भी दिया। मैंने पहली बार देखा संचालक कोई बीते सालों के अंदर तो उसी की भाषा में उनको जवाब दिया रहा हो। तो ये परिवर्तन आपको जो लिमे जी ने पहले जो स्टेटमेंट किया था वो उसका जिस तरह नैरेटिव चल रहा था कि वो बच्चों को जो भी है, क्योंकि उन लोगों ने भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे। जो लोग वहां पर बैठे धरने पर, जो बाकी लोग थे, उन्होंने पर्सनल अटैक मोदी जी पे भी किए, आरएसएस पे भी कुछ लोगों ने किए। तो जो आरएसएस के नंबर 3 नंबर 4 के लिखता है तो उसका जवाब उसी भाषा में उन्होंने दिया। ये एक रिवेंज हो सकता है, रिटेलिटरी लैंग्वेज हो सकती है कि आपने मेरे को गाली दी है तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, पर उन्होंने ईंट का जवाब ईंट से दिया, पत्थर से नहीं दिया। तो उसके बाद मोहन जी जो है उनको लगा कि जिस तरह की भाषा एक्सपेक्टेड है हेड ऑफ द गवर्नमेंट से या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, उस आपने देखा कि मोहन जी जब से टेक ओवर किया 10 साल से ज्यादा, 15 साल से ज्यादा हो गए, उनकी भाषा में हर बार आपको कोई ना कोई बदलाव आता है, रिकंसिलिएशन ज्यादा दिखता जी। है। हर चीज में रिकंसिलिएशन की बात करते हैं और रिवाइज कर आप उसको जो अपनी भाषा में कहते हैं, लेफ्ट की भाषा रिविजनिस्ट, मैं नहीं कहूंगा उसको रिविजनिस्ट, मैं कहूंगा रिफॉर्मिस्ट। उनकी भाषा हमेशा ये रही है आरएसएस की तरफ से कि हर इश्यू को सुनते हैं, उसके बाद रिफॉर्मिस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कोर उनकी जो बिलीफ है उससे ना कॉम्प्रोमाइज करें। सब बच्चों को एंटी नेशनल कह देना, ये इसके अंदर पूरे पुराने किस्म के आरएसएस के लोग कह सकते थे, परंतु नए किस्म के आरएसएस लोग जो इतनी 100 साल की आरएसएस हुई है, उसके अंदर कई चीज देखी होगी। हिंदू की डेफिनेशन भी वाइडन हुई है, उसके बाद आपने बाकी चीजों पर भी देखा होगा कि इवन ऑन जेंडर बायसेस, इवन एलजीबीटी, उन लोगों के ओपिनियन आपने सुने होंगे, वो थोड़े प्रोग्रेसिव है। तो उसको आप देख के उसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि किस तरह से रिफॉर्मिस्ट लैंग्वेज में, रिकैंसिलेटरी लैंग्वेज में मोहन भागवत जी बात करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। ये उसी कड़ी में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज से 3 साल पहले भी शायद वो उसी प्लेटफॉर्म पर गए थे, ये दूसरी बार गए हैं। इस बार जेन जी क्योंकि एक फैशनेबल वर्ड हो गया है तो उसके परिप्रेक्ष्य में उनसे सवाल पूछे गए थे, तो जेन जी से जोड़ा गया था। तो उन्होंने कभी भी किसी एक व्यक्ति को, कभी एक समुदाय को, इंक्लूडिंग मुस्लिम को, अगर आपने मोहन भागवत जी के लेक्चर सुने होंगे और आप सुनते रहे होंगे क्योंकि आरएसएस को आप बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, उसके अंदर आरएसएस के मोहन भागवत जी ने किसी एक कम्युनिटी को एंटी नेशनल कहा हो तो मेरे को याद नहीं है। अगर आपको याद है तो आप कोट कर सकते हैं। हालांकि बाकी लोगों ने एंटी नेशनल वॉक राष्ट्रवादी हैं, बाहर से पैसा आता है, हर तरह की जगालियां देते हैं, जो आरएसएस के जुड़े हुए हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं, या बीजेपी के लोग हैं, सेकेंडर लेवल पे जो लोग हैं, यानी कि जो ऑफिस बेरर नहीं है या छोटे ऑफिस बेरर हैं, वो उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर के आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु मोहन जी की भाषा में मेरे कोई भी इसके अंदर कोई भी ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अगर हम मोदी जी से पहले पिछले हफ्ते में डिस्कशन की थी कि मोदी ने कहा था कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ, उनके पर्सनल लिस्ट में था, परंतु उन्होंने भी बच्चों को एंटी नेशनल नहीं कहा कहीं पर भी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की भाषा को देखें और मोहन भागवत जी की भाषा को देखेंगे, दोनों की भाषा लगभग एक ही प्लेटफॉर्म है। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि हम, वो जो बच्चे आजकल करते हैं, नई लैंग्वेज है ना उनकी, सिंगल लैंग्वेज ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब वी आर ऑन द सेम पेज। तो मोहन जी और मोदी जी ऑन द सेम पेज है भाषा के अंदर। आप भी जेनजी की भाषा सीख रहे हैं। मेरा तो एक टीवी चैनल में बाकायदा जो है वो टेस्ट हो गया कि भाई ये शब्द का क्या मतलब है, ये शब्द क्या, तफाकी बात है, मैं पढ़ के गया तो इसलिए मुझे अंदाजा था। ये भाषा जो है, अब मैं कह रहा हूँ ये दोनों में ये भाषा है तो दोनों एग्री करते हैं, परंतु अगर ये करते हैं तो कहते हैं डिसएग्री। तो ये वाली भाषा नहीं हुई है, ये वाली भाषा गई है। बट सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अतुल लिमय है, दरअसल वो तो सर कार्रवाई यानी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर आप पार्टी के संगठन के हायरार्की की देखेंगे तो नंबर 3 है, उम्र में भी काफी कम है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो दरअसल आरएसएस उनमें एक बड़ा भविष्य भी देखती है, एक बड़े भविष्य के नेता के तौर पर वो देखती है। क्या उनका इस तरीके से एंटी नेशनल कहना? आरएसएस में भैया जी बनने वाले थे, नहीं बने, उसके बाद कौन आगे देखा, इसलिए आरएसएस में कौन क्या बने, मधु लिमय जी याद आ रहे हैं मेरे को। ये लिमय जी जो है, ठीक है, महाराष्ट्र से आते हैं,
मधुलिका में से हमारी मित्रता अच्छी थी, इसलिए मेरे को एकदम याद आ गए। तो मेरे को लगता है कि ये जो है किसी चीज के ऊपर स्पेकुलेशन करा, मैंने फिर भी कहा ना कि जब एक बार संघ चालक ने फाइनल स्टेटमेंट दे दी तो उससे पहले की जितनी स्टेटमेंट दी गई हैं वो सारी सारी खारिज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद मंत्रियों जो का भूल जाते हैं लोग उसके बाद। अब सवाल है इसके बाद आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं। जब मोहन जी का एक फाइनल भाषण आ गया, उसके बाद किसी आरएसएस के वर्कर ने, ऑफिस बेयर ने कोई स्टेटमेंट दी, तब तो आपको लगेगा कंफ्लिक्ट है उसके अंदर। उससे पहले जो मैंने पहले कहा ना, उन्होंने सोचा कि जिस भाषा में आरएसएस को गाली दी गई है, जहाँ पर कॉकरोच पार्टी के कुछ लोगों ने दी है, वहां पर प्रदर्शन जो कर रहे थे उन लोगों ने गालियां दी हैं, तो उसका रिएक्शन करना उन लोगों के वक्त में था, उन्होंने कर दिया। और लिम्हे जी की जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि जब पॉलिटिकल जिम्मेवारी ये संपर्क विभाग है वो अम्बे जी के पास है, उनके पास नहीं है। और आप देखते हैं गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करना है, वो उनके पास वो भी नहीं है, वो दूसरे किसी व्यक्ति के पास है जो सत्संग चालक है। तो लम्हे जी ने कहीं ना कहीं रिएक्शन दे दिया, उनका सोचना होगा। पर आफ्टर मोहन भागवत जी ने कह दिया तो लेट अस अज्यूम कि उनका फाइनल वर्जन जो है वही आरएसएस का ऑफिशियल वर्जन है। सर एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही जो शायद एंटी नेशनल वाले मामले की वजह से उतना खबरों में नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई नेतृत्व तो ये नहीं है कि आप भाषण दीजिए, आप उपदेश दीजिए, आप सामने खड़े होइए, आप चुनाव जीतिए। नेतृत्व तो कुछ और भी होता है। ये क्या कहना चाह रहे थे वो? नहीं, नेतृत्व की आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना बार बार कि जी लीडरशिप जी कुछ जी और भी होता है। तो अगर आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर कहा दिया मैं तो बच्चों को माफ करता हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी कन्फ्रंटेशन स्टेटमेंट नहीं आया इन बच्चों के बारे में। अगर आया है तो बीजेपी के रणजीत जी ने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया। इवन मैं कहूंगा कि नितिन जो अपने प्रेसिडेंट साहब है नवीन जी, उनकी तरफ से भी इतना इतना ऑफेंसिव स्टेटमेंट इस मूवमेंट के बारे में नहीं आया। ये सेकंड लीडरशिप है उनका। एक दो स्टेटमेंट आया था, कई बार बोल रहे थे जब चुनाव के दौरान बोला उन्होंने। हाँ, एक बार उन्होंने बोला था कि वायरस है या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, बोला था उन्होंने। बोला उसके बाद वो जो एक वहां पर प्रशांत किशोर के इलेक्शन में कहीं बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने बोला था उसके बाद। परंतु ओवरऑल आप देखा होंगे पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं, यानी कि प्रवक्ताओं को छोड़ के जो जाते हैं, ऑफिसर जो है पार्टी के, वो बड़े रेस्ट्रेंड थे, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि जिस तरह के भाषा बोल रहे थे शुरू होने से पहले। जब शुरू हो गया आंदोलन के बाद, उसके बाद मेरे को लगा कि बीजेपी सबड्यूड हो गई। उनको लगा कि बहुत बड़ा मामला है जिसके अंदर उनके अपने परिवार के लोग इन्वॉल्व थे। कई बीजेपी के समर्थक जो हैं उस मूवमेंट के अंदर थे। जैसे जैसे फीडबैक हुआ उसके बाद, जैसे राम मंदिर चोरी की बात है, पहले बड़े ऑफेंसिव रहे, उसके बाद लगा कि ये मामला घर के परिवार भी लोग दुखी हैं, उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू हो गया। तो मेरे को लगता है कि लीडरशिप को उन्होंने इसलिए सलाह दी है कि जो भी इसके ऊपर बोल रहा है उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि लीडरशिप समझी जाती है कि उनका व्यवहार क्या है, किस तरह से भाषा करते हैं। किसी को एकदम आप कॉन्फ्रेंस दुश्मन मान के मत चलिए, हर एक आदमी की बात। उन्होंने ये भी कहा कि डायलॉग की बातें सबकी सुनना चाहिए। तो मोहन भागवत जी कंसिस्टेंट है अपनी अपनी लैंग्वेज के मामले में। उनकी जो ग्रामर है, उनकी जो केमिस्ट्री है, उसमें कहीं भी आप डिविएशन नहीं लिखेंगे कि आज से 2 साल बाद उन्होंने पहले कुछ बात कही थी, उससे हट करके उनका तरीका बोलने का बदल गया है। वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अभी उनको देखा आपने कि बीजेपी के बड़े नेता किसी के साथ पिक्चर उनकी आप देखी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ तो रिसेंटली आपकी देखी नहीं होगी। तो वो पॉलिटिकल इंटरेक्शन में विश्वास ज्यादा नहीं करते। उनको मिलते हैं जो लोग मिलना होता है मिल जाता है। नहीं तो अटल जी के जमाने में सुदर्शन जी या बाद से पहले बहुत लोग इंटरेक्ट करते थे। अभी भी आपको देखा वंदन दास देवी थे या उससे पहले अपने जोशी जी थे, वो जाकर के मिलते थे लोगों से, उसकी पिक्चरें आती थी। आज आप भी कपड़े चलाते थे, हम भी चाहते। आरएसएस के बड़े नेताओं की मीटिंग बीजेपी के नेताओं के साथ मैंने पिछले 8 साल के अंदर कभी ये हेडलाइन टीवी में नहीं देखी आरएसएस और बीजेपी की नेताओं की मीटिंग हुई। कोई काफिला आरएसएस के दफ्तर में नहीं गया, ना कोई काफिला आरएसएस ऑफिसर लोक मार्ग पे गया। तो ये लगता है कि ये थोड़ा डिस्टेंस है, विजिबल डिस्टेंस जो कहते हैं। इनविजिबल बातें होंगी, छुपके होती होंगी, मिलते होंगे, परंतु नेतृत्व का जो है, दोनों नेतृत्व प्रधानमंत्री और आरएसएस के, प्रधानमंत्री एग्रेसिव होते हैं कांग्रेस के खिलाफ, परंतु जनरली वो दूसरों के खिलाफ बोलते नहीं है। जब राहुल का नाम आता है, जब कुछ आता है, तो वो काफी एग्रेसिव हो जाता है। वो भी पिछले कुछ दिनों से दिखता हूँ कि काफी कम हो गए वो भी। और जो आप बात कर रहे हैं बैड कॉप गुड कॉप की, आरएसएस के लोगों ने ठीक कहा कि नेतृत्व के लोगों के साथ एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। आरएसएस के लोग कहते हैं जो भी उठते हैं कि एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके से बात करना चाहिए। कि अल्टीमेटली आरएसएस को भी ये लग रहा है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनके ऊपर पॉलिटिकल अटैक बढ़ता चला जा रहा है। पहले इतना पॉलिटिकल अटैक नहीं होता था। हर किस्म के लोग उनको, हार से पहले कोई पार्टी चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, क्योंकि जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग बहुत हैं जो आरएसएस के समर्थक हैं, परंतु नहीं बोल सकते। परंतु इतना अग्रेसिव स्टैंड
पॉलिटिकल पार्टी सारी ले रही हैं, आरएसएस को आइसोलेट कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आरएसएस को लगता है कि आरएसएस बाय डिफॉल्ट, जिसको कहते हैं अटैक बन गया। अटैक करना होता है मोदी के ऊपर, अटैक करते हैं आरएसएस के ऊपर। अटैक करना होता है अमित शाह के ऊपर, अटैक होता है आरएसएस के ऊपर। तो आरएसएस की लैंग्वेज हैज टू बी लिटिल मोर बेटर रिकंसिलिएटरी देन द बीजेपी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। कि आरएसएस को आप टारगेट मत करिए, हम उतने बुरे नहीं है जितने आप समझते हैं। उतने बुरे नहीं जितने समझते लेकिन एक एक सवाल सर ये है कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिफॉर्मिस्ट। तो मोहन भागवत को क्यों लग रहा है कि रिफॉर्म करने की जरूरत है? भाई इस वक्त आरएसएस का डंका पिट रहा है, 18 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं, केंद्र के अंदर उनकी तीसरी बार की सरकार है। अब इससे ज्यादा क्या आरएसएस कर सकता है? क्या है जिसको आरएसएस बदलना चाहता है, जिसको रिफॉर्म करना चाहता है? तो आपने क्वेश्चन में अपने आंसर दे दिया मेरे को। 22 सरकारें, 12 नहीं 22 सरकारें हैं जिसके अंदर दोनों मिलकर काम करते हैं। जब आप एक किसी कंसल्टेशन में पहुंच जाते हैं, उसको रिटेन करने के लिए यू हैव टू बी नॉट डिवाइसिव। कि अगर आपने ये रिटेन करनी है पावर को और अपने प्रति क्रिटिसिज्म को कम करना है, तो आप सबको लेकर के चलिए, मैक्सिमम लोगों को। इसलिए आप देखो, आपने देखा होगा कि ये अब पिछले 5 साल के अंदर आपने यहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स को निकाला जाए, ये आरएसएस के किसी आदमी से बेशक भाषण में सुना आपने? नहीं सुना। मैंने आपको आंसर दे दिया। पहले उनका एजेंडा ये होता है बांग्लादेशी निकालो, बांग्लादेशी निकालो। अब ऐसा लगता है कि आरएसएस की डिक्शनरी में बांग्लादेशी नाम का शब्द ही नहीं है, किसी भी रेफरेंस में नहीं आता। अब अर्बन नक्सल आता है, तो शिफ्ट हो गया सारा का सारा डायलॉग। तो ये रिफॉर्मिस्ट इसलिए कर रहा है कि उनको लगा कि बांग्लादेशी जो भी आए, दे आर पार्ट ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी, उनको आप निकालने से रियलिटी है। उनको साथ मिला सकते हैं या किसी तरह से पॉलिसी के माध्यम से मेन स्ट्रीम क्या होता है, ट्रिपल तलाक ले आइए आप जाकर के, मस्जिद लाउड स्पीकर नहीं लगा सकती, सब या मंदिर नहीं लगा सकते, ऐसा कोई कॉमन लॉ लेकर के आइए। अपने जितने भी उनके स्कूल चलते हैं उसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फिक्स करिए। तो महिलाओं के प्रति देखा कितना महिलाएं कि जितने उन्होंने लॉ लाए हैं, सारे के सारे ये हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी कई 70% मुस्लिम महिलाएं ऐसी होंगी जो चाहती होंगी ट्रिपल तलाक नाम की चीज खत्म हो जाए, उसका भी फायदा उठा रहे हैं और कईयों ने वेलकम भी किया है। तो मैं रिफॉर्मिस्ट की पॉलिसी इसलिए कह रहा हूँ कि रिफॉर्मिस्ट ये है, रिकंसिलिएशन ये है, जो 47 में सच था भारत के बारे में वो 87 में नहीं था, जो 87 में सच था वो 97 में नहीं था, जो 97 में सच नहीं है वो 2027 में भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे इवॉल्व होता जाता है, जनसंख्या बदलती चली जाती है, डेमोग्राफिक चेंजेस होती चली जाती हैं, उसके अंदर आपको अपनी भाषा को उसी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं आपसे जुड़े। अगर 100 साल तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, कौन सी गांव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन 100 साल तक इतनी तक करता है? मेरे को बताइए, एक भी सारे वर्ड में बता दीजिए। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ कहती है, चाहे आप कहें रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके ऊपर दूसरा सवाल है। एक संस्था है जो 100 साल से जिंदा है और बढ़ती चली जा रही है, अटैक भी हो चुके हैं, बैन भी हो चुके हैं, परंतु उनके खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं निकला कांड कि उनको बता सके ये एंटी नेशनल हैं या मिसयूज करते हैं या कुछ और करते हैं। ऐसा एक भी आप बता दीजिए। 66 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, उनके खाते खुलवाए होंगे या कुछ भी किए होंगे, जैसे एनजीओ के खाते ये लोग खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने मिसयूज किया, आपने घर में एयर कंडीशन लगवा दिए, विदेश यात्राएं की, इस तरह के कोई भी 4 मिसयूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल यूज, जब उनके 8,000 10,000 वर्कर हैं फुल टाइम जो काम करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको जितना 100 साल सस्टेन किया है उसमें कई बदलाव किए अपने नेचर में। कन्फ्रंटेशन होने के बजाय उन्होंने रिकंसिलिएशन किया। तो सोसाइटी में तभी आप जिंदा रह सकते हैं एज एनजीओ, सबसे बड़ी वर्ल्ड की एनजीओ जो मोदी जी ने कहा उनके बारे में, तभी रह सकते हैं जब आप वो सोसाइटी की भाषा को अमेंड करके उसी भाषा में बोले, देश की भाषा में देश का वार्तालाप। बट सर एक चीज ये बताइए कि जो संघ की जो पहचान है वो एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, क्या उसमें भी वो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मोहन भागवत जो बात कहते हैं वो स्वागत योग्य बात है कि भाई हर बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, ये सब एक है, ये बातें कहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं उसमें वो कमी नहीं दिखाई पड़ती, वो जो नफरत का वातावरण कम नहीं दिखाई पड़ता, वो बीजेपी में भी नहीं कम दिखाई पड़ता और संघ में भी दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मोहन भागवत जी जो है वो कहते कुछ है लेकिन उसका ग्राउंड पे अगर असर नहीं हो रहा तो क्यों माने कि उनकी बातों में सच्चाई है? ये तो मैं कहूंगा ना, ये बात आपने जो कही है, मैं भी संघ को पिछले 50 साल से देख रहा हूँ काफी। वहां पर इंद्रेश कुमार जी हैं जिनके जो सीनियर थे, अब तो वो थे मोहन भागवत जगह होते, पर उन्होंने ये काम लिया कि वो मुस्लिम को अपने साथ लेकर आए हैं। मुस्लिम पंचायत भी बनाए उन्होंने, मुस्लिम में काम भी करते हैं। आपकी बात सच है
कि मुस्लिम अभी तक जुड़ा नहीं है। कि इसके तो अब दो वैल्यू हो सकते हैं। एक तो कि आप कह सकते हैं कि इनकी तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है कि इनके लोग अभी भी मुस्लिम के खिलाफ भाषण देते रहते हैं, बाद नहीं आते हैं। बीजेपी के पर्टिकुलरली बाद नहीं आते, कि वोट पॉलिटिक्स है। तो मैं कहूंगा कि ये बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ आरएसएस मच, इट इज बिकॉज ऑफ द बीजेपी की कोर जो लीडरशिप है, जो बीच में वर्कर है, वो एंटी मुस्लिम जो एक दिमाग में उसको भरा हुआ, उसको डाइल्यूट करने में फेल हुआ है। परंतु ये बात आपकी सच है कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से पब्लिक जो होना चाहिए परसेप्शन कि आप एंटी मुस्लिम हैं, उसको चेंज करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।